मध्य प्रदेश कैबिनेट की वर्चुअल बैठक आज आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई। आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 4 मंत्रियों के समूह बनाए गए थे, उन मंत्रियों के समूहों का भी प्रेजेंटेशन आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत हुआ। सबसे पहले आज सुशासन का, फिर भौतिक अधोसंरचना का, उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा का और उसके बाद अर्थव्यवस्था और रोजगार। ये प्रेजेंटेशन सभी के आज आए। आज जो सुशासन का प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें तय किया कि हमें नीति आयोग के सामने अपने सुशासन से संबंधित सुझाव रखना है। उसमें से सबसे पहला था एकल डाटा। जो एकल डाटा बेस होगा वो सभी विभागों का कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद व्यक्ति अपना उसमें नाम डाल दे, परिचय डाल दे अथवा आधार कार्ड डाल दे, तो उसको अलग अलग विभागों से फिर वो अपनी जानकारी या अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक ही स्थान पर एक ही समय में उसको वो जो सुविधा चाहता है वो उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा भी तय किया है कि ये जो 24 सेवाएं आज सुशासन की निकाली हैं, ये हमें जैसे जैसे हो जाए, कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई साल भर में, लेकिन 2021 तक इसे हमको पूरा करना होगा। इसी तरह से एकल पोर्टल बनाने पर भी सुशासन के उसमें आज तय किया है कि एक पोर्टल इस तरह का बन जाए जिसके अंदर सारी की सारी जानकारियां और सामग्री उपलब्ध हो। ये सारी सुविधाएं, मोबाइल जो ऐप है वो भी बन जाएगा और उस पर भी, मोबाइल पर भी सारी सुविधाएं व्यक्ति चाहेगा तो उसको उस पर भी मिले। ये दीर्घकालिक योजना है, प्रारंभ किया नहीं। मैं मोबाइल ऐप तक आने की बात, मोबाइल पर सुविधा मिलने की बात, ये अगले 3 साल के अंदर के पूरे प्रोग्राम है। लेकिन जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे सुधार होता चला जाएगा। सीएम हेल्पलाइन को भी सीएम सिटीजन केयर के रूप में डेवलप करके वो जो जानकारी है, जो शिकायत है सीएम हेल्पलाइन की, वो मोबाइल से भी कर सकता है। और हम इस तरह का बेस और डाटा डेवलप करेंगे कि वो अपनी ट्रैकिंग भी, उसकी शिकायत, अभी उसने शिकायत की तो वो शिकायत उस संबंधित विभाग को जाती थी, विभाग से फिर जानकारी आती थी, फिर उसे दी जाती थी, तो वो ट्रैकिंग भी मोबाइल पर कर सकेगा अपनी शिकायत की। डिजिटल सत्यापन की भी बात है। अगर कोई व्यक्ति मान लो घर की अनुमति लेना चाहता है तो उसे फिर नजूल में जाना और नगर निगम में जाना और वगैरह वगैरह ना हो, वो एक ही स्थान पर अपना अनुमति के लिए वो डाले और उसके बाद में उसे अलग अलग नहीं भटकना पड़े। लोन लेने जाना है तो अलग अलग नोडूज लेने के लिए उसे इस बैंक से उस बैंक, उस बैंक से उस बैंक नहीं जाए, एक ही जगह पर डिजिटल सत्यापन हो और उसे अनुमति मिल जाए। बहु भुगतान प्रणाली जो है वो भी इसके अंदर हमने डाली है कि अलग अलग प्रणाली से अभी भुगतान अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थान पर होता है। इसे हमें अब समाप्त करके एक ही स्थान पर करना चाहिए। अभी हमारे 7000 गांव ऐसे हैं जो कि कनेक्टिविटी में नहीं है, उनको भी कनेक्टिविटी में जोड़ना है। आज सुशासन में ये भी तय हुआ कि हमारे कर्मचारी भाई भी वल्लभ भवन में ई ऑफिस डेवलप हो रहा है। अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो उनके लिए भी एक शिविर लगा के इन सबको भी ट्रेंड किया जाए। डाक अभी जिलों से आती है, जिलों से व्यक्ति लेके आता है। व्यक्ति आता है तो वो कोई राजस्व की डाक लाया है, वो कृषि की लाया है, वो जनसंपर्क की लाया है तो वो कहीं कृषि विभाग में जाता है, फिर वल्लभ भवन आता है, फिर सतपुड़ा जाता है, विंध्याचल या जनसंपर्क के अलग अलग ऑफिसों में जाता है। डाक का ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि व्यक्ति एक जगह आके उसने अपनी सामग्री दे दी, अथवा ई सेवाओं के माध्यम से वो डाक भोपाल आए और फिर एक पॉइंट से फिर वो सब जगह जहां जहां की भी डाक है वहां पहुंच जाए, व्यक्ति लाए अथवा ई सेवा से आए। इसी तरह से जो हमारी
टेक्नोलॉजी आ रही है, अद्यतन टेक्नोलॉजी है। जो अद्यतन टेक्नोलॉजी से मेरा उपाय ड्रोन से है। अब अपन ने देखा है शादी विवाहों में ड्रोन से वो, हमने देखा पुलिस भी ड्रोन से जुलूस वगैरह पर नियंत्रण करती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का विकास, अगर हम तार बिजली की लाइन खींच रही है या अगर हमारी नहरें खुद रही हैं, मान लो आज बाढ़ की स्थिति है, तो भोपाल में किस इलाके में कौन सा इलाका डूब में आ रहा है, अथवा कहीं भी जहां बाढ़ की स्थिति है, तो ये अद्यतन टेक्नोलॉजी है, इसके प्रयोग को हमें बढ़ाना चाहिए, जिससे बाढ़ की स्थिति या कोई भी अपना डिजास्टर है और विकास है, ये सब उससे करना चाहिए। इसी तरह से प्रशासन की जवाबदेही भी इसमें ऑनलाइन में मॉनिटरिंग में डाल के उनकी भी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जन भागीदारी को बढ़ावा मिले, इसके लिए भी करना है। नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग, जैसे लाइसेंस है, परमिट है, फेसलेस संपर्क है, लैंडलाइट है। अब व्यक्ति को बंदूक का लाइसेंस है, हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, क्या आवश्यकता है? 3 साल में कराना पड़ता है, क्या आवश्यकता है? हम मान लो 5 साल कर दें, क्यों? पूरे जीवन, एक बार लाइसेंस बना तो पूरे जीवन को बन गया, बार बार आने की आवश्यकता न हो। यह भी एक सुझाव आया है जो नीति आयोग को देना है, क्योंकि हर 5 साल में जब चुनाव आता है तब तो हथियार जमा होते ही है, तो रिन्यूअल तो वैसे की वैसा वो थाने में तो हो ही जाता है। हर 5 साल क्या, कई बार तो 6-6 महीने बाद चुनाव हो जाते हैं, विधानसभा के बाद लोकसभा का, लोकसभा के बाद। तो इसलिए ईज ऑफ लिविंग के अंदर ये परमिट, लाइसेंस, तो ये सब उसके अंदर डाल के इन्हें, क्यों नहीं हम परमिट को भी आजन्म करें और उसको भी आजन्म करें। इसी तरह से हमारे अन्य विभागों में भी अधोसंरचना का विषय आया। तो आज आपने भी देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम आज अपने प्रदेश के लिए किया। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। जिस हिसाब से आज माननीय गडकरी जी ने जो सड़कों का शिलान्यास किया है, वो अपने आप में एक उदाहरण है। एक साथ इतनी सड़कें इस मध्य प्रदेश को कभी नहीं मिली हैं, और इसलिए हमें भी अधोसंरचना के विकास में उन सड़कों को जोड़कर ट्रैफिक के नियमों को दुरुस्त करना सबसे पहला काम लिया है। सड़कों की प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। पर्यटन की संभावनाओं वाली सड़क अलग से लेने का भी तय किया है। टाइगर सफारी 2 नए प्रारंभ करने का आज तय किया है। हमारे जो अनुभव के आधारित पर्यटन होते हैं, जैसे जो लोग हमारे हैं, जो पन्ना टाइगर है हमारा, राम वन पथ गमन है, चंदेरी की साड़ियाँ हैं, ऐसे अनुभव के आधार पर जो पर्यटन है उन्हें भी विकसित करना है। भोपाल इंदौर मेट्रो को हर हाल में जल्दी से जल्दी हमें पूरा करना है। दीनदयाल रसोई जो जिलों में है, वहाँ जिलों में तो जोड़ेंगी, ऐसे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर भी दीनदयाल रसोई को हमारी को जोड़ना चाहिए। शहरों में स्टार्टअप एजुकेशन केंद्र, स्मार्ट सिटी, 7 शहर जो हमारे स्मार्ट सिटी वाले हैं उनमें भी इनको स्टार्टअप को जोड़ना है। 15 लाख नौजवानों को इसमें कौशल विकास होगा। 10 लाख से आबादी वाले शहरों में जन भागीदारी ई चार्जिंग, जिससे पॉल्यूशन की भी समस्या का समाधान होगा, अन्य समस्याओं का भी समाधान होगा। 2024 तक हर घर के अंदर फिल्टर वाटर, नल का वाटर पहुंच जाए, ये भी तय किया है। माइक्रो इरिगेशन की जो पद्धति है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सोचना रहता है कि एक एक बूंद का उपयोग खेत के अंदर हो और उस पानी को पहुंचाएं हम। तो वो योजना जो मन बोर और मोर क्रॉप वाली जो योजना है, उसके द्वारा इसे बढ़ाया जाए। सिंचाई की क्षमता को 13 लाख और बढ़ाने का तय किया है। अभी तक 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है, उसे बढ़ाकर 53 लाख हेक्टेयर करने का आज तय किया गया है। इसी तरह से मुरैना, छतरपुर, शाजापुर, नीमच, आगर में भी सोलर के प्लांट 4400 मेगावाट के इन जिलों में लगाने का तय किया है। एक प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने का मध्य प्रदेश को भी तय किया है। जबलपुर और वहाँ पर
आज मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ फूल की सब्जी की खेती होती है, तो एयर कार्गो हब से हम उसको किस तरह से जोड़ सकते हैं, इसको भी देखने का आज तय किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी आज आयुष्मान योजना को कैसे हम और व्यापक इसका क्षेत्र बढ़ाएं, नीचे तक ले जाएं और क्षमता भी बढ़ाएं, जिससे कि गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ मिल सके। हमारे 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्रों को HSC में 3 साल में और 1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इनके भी उन्नयन अगले 3 साल में करने का सुझाव और प्रस्ताव आया है। मध्य प्रदेश के अंदर 1600 अत्याधुनिक प्रसव केंद्र भी बनाने का आज तय किया है। ये 2022 तक बन जाएं, ऐसी भी चिंता की जा रही है। 5 साल से कम उम्र का 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य आज निर्धारित हुआ है। 2025 तक टीबी पूर्णतः मध्य प्रदेश से समाप्त होगी, टीबी बीमारी, ऐसा भी तय किया है। शैक्षणिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, 200 कॉलेजों को अपडेट, स्वास्थ्य शिक्षा में IT का उपयोग बढ़ाने का भी तय किया है। अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में 75,000 हेक्टेयर चंबल के बीहड़ों को विकसित करने की विषय आया है। बीज तथा कृषि विभाग के PPP मोड पर हाइपर बीड को भी देखना है। नर्सरियां भी PPP मोड पर प्रारंभ हों। खाद बीज की गुणवत्ता के लिए प्रयोगशालाएं हों। मोहौसा बाबई को विश्व स्तरीय फार्म बनाया जाए, ऐसा भी तय किया है। ये मंत्रियों के प्रेजेंटेशन का मैंने छोटा छोटा और मोटा मोटा खाका रखा। आज इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सितंबर मंगलवार को सभी मंत्रियों को जिलों में जाना है। सांसदगण जो हमारे मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं, वो सम्मानित विधायकगण अपने अपने यहाँ पर एक ऐतिहासिक योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, और वो योजना है कि जो राशन, जिन लोगों पर राशन कार्ड नहीं है, उन गरीबों के लिए पात्रता पर्ची का वितरण उस दिन किया जाएगा, और उस दिन से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सभी गरीबों को राशन मिलने की सुविधा होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ये जो आज मंत्रियों का प्रेजेंटेशन हुआ है, अगली कैबिनेट में वो कौन सी योजना को लॉन्च कर सकते हैं, मतलब अगले 8 दिन के बाद में, उसका वो तैयारी करके आएंगे कि हम इस योजना को लॉन्च करेंगे। ये भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें जो भी योजना है आज तय की गई हैं, प्रेजेंटेशन हुआ है, इन सबको जल्दी से जल्दी, मतलब 1 नवंबर जो हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, उस तक ये सारी सामने आ जाना चाहिए कि 2023 में हम ऐसा मध्य प्रदेश लोगों को देने वाले हैं। आज मध्य प्रदेश में कोरोना की कैबिनेट के अंदर भी समीक्षा हुई, और कोरोना की समीक्षा के अंदर आज आया कि 1,379 नए केस आए हैं, और 1079 मतलब 1079 1079 रिकवरी हुई है। रिकवरी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी 81% रिकवरी रेट भोपाल की हो गई है, 94% मुरैना की, 75% ग्वालियर की। पूरे प्रदेश की देखें तो 75-76% रिकवरी रेट हमारी चल रही है। हिंदुस्तान के अंदर हम 25वें नंबर पर हैं, 15वें नंबर पर हैं। 22,500 एवरेज रोज टेस्ट हम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, इसलिए आपको ये बढ़े हुए केस दिखाई सामने अपने देते होंगे। कैबिनेट की बैठक के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो और लिए गए, उनमें से आज की कैबिनेट में जो गृह विभाग के द्वारा जो हमारे 20% आरक्षण संविदा कर्मियों को दिए जाने का मामला था, वो एजेंडा दो। गृह विभाग के द्वारा जो 20% आरक्षण संविदा कर्मियों को देने का था, तो उसमें यह विषय आया था कि हम पहले से ही 25% आरक्षण रिटायर्ड सैनिकों और हमारे अनुकंपा वालों को देते हैं,
तो 25% हो जाता है, 20% और जाएगा तो ये बढ़कर 45% हो जाएगा, जो अपने आप में ही एक अजीबोगरीब स्थिति को निर्माण करेगा। तो इसलिए इसको हमें छूट दी जाए, क्योंकि पुलिस का काम थोड़े अलग प्रकार का भी काम है। आज हम लॉकडाउन में भी देखते हैं तो लॉकडाउन के अंदर इस तरह की स्थिति रहती है कि हमें वो देखने को ही नहीं मिलता है। तो इसलिए आज ऐसा तय किया कि ये छूट गृह विभाग को दी जाए और आज कैबिनेट के द्वारा 20% की छूट प्रदान की गई है। आज एक अन्य निर्णय के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय जो था उसमें राजस्व विभाग द्वारा भूमि सीमांकन का कार्य ETS मशीन द्वारा किया जा रहा है और इसलिए ETS मशीनों के सीमांकन को व्यवहारिक कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अब इसे और शुद्ध करने का भी तय कैबिनेट ने आज किया है। CORS के द्वारा इस प्रणाली का CORS का उपयोग अब इसमें प्रारंभ किया जा रहा है। इस आधुनिक तकनीकी से अब सीमांकन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भूमि नापने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेटवर्किंग में नहीं आएगी, अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसलिए आज कैबिनेट के द्वारा इसके लिए राशि की भी मंजूरी दी गई है और इस पद्धति से काम करने की भी दी गई है। अभी तक हम सीमांकन की बात करते थे तो महीनों लग जाते थे, इससे सीमांकन 30 मिनट में हो जाएगा। घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर निकटने वाली पद्धति मध्य प्रदेश सरकार सीमांकन मानचित्रण नेटवर्क के लिए लेके आई है, जो अपने आप में अनूठी है। आज मंत्री परिषद ने सनगठा एर सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे गई। इसमें 4,630 हेक्टेयर के लिए 145.45 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से पिछोर क्षेत्र में है ये योजना, पर शिवपुरी विधानसभा का अधिकांश क्षेत्र का लाभ इस योजना से मध्य प्रदेश की कैबिनेट को दिया है। इसी तरह से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषण करने बाबत विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसमर्थन 30 जून 2020 के लिए सरदार सरोवर परियोजना के उत्पादित विद्युत के राजस्व को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरण करने का भी आज निर्णय किया गया है। विधि आयोग को सुचारू रूप से संचालन के लिए अन्य पदों के साथ आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष, सचिव एवं अंशकालिक सदस्यों के पदों की सेवा शर्तों एवं पारिश्रमिक को अधिक स्पष्ट और युक्त बनाने के लिए भी आज एक संशोधन किया गया है। कुछ रह तो नहीं गया सर?